हेलो, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जनरली मैंने कन्फेशन पे पहले ही कुछ वीडियोस बना के रखे हुए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आपको लाइव क्लासेस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड होना पड़ेगा, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। चलिए, आज हम एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरली इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जिसे हमें आज देखने हैं। ये इंट्रोडक्शन में हमें बस इतना ही देखना है कि ये कहाँ से आया, इसके ऑर्गन्स क्या हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड थे एंड ऑल्स। तो चलो इंट्रोडक्शन में जनरल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक्ट है, जो कि हम जानते ही हैं। इसमें 167 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं। और इसका मीनिंग ऑफ एविडेंस क्या है? द मीनिंग ऑफ एविडेंस जो है, एविडेंट्री फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट्री से आई है, जिसका मतलब सिंपल सी होती है, टू शो क्लियरली एंड डिस्कवर टू प्रूव। मतलब कि कुछ चीज़ों फैक्ट्स है या कोई बातें आप क्लियरली बोलो और प्रूफ के साथ बोलो, इसका मतलब यही होता है। फादर ऑफ एविडेंस हम किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ एविडेंस हम सर जेम्स फिफ्थ जेम्स और स्टीफेंस को कहते हैं, जिसे फाउंडर एविडेंस कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। जो एविडेंस एक्ट है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है वो एविडेंट्री, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है टू शो क्लियरली विथ अ प्रूफ। मतलब अपनी बात को आप क्लियरली बोलो और विथ अ प्रूफ के साथ बोलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लॉ का। हमारे लॉ में अगर आपने एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा तो कहते हैं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जो भी फैक्ट्स कोर्ट्स में ट्रायल्स वगैरह जो भी होते हो एविडेंस के बेसिस पे ही होते हैं। कन्वेंशन भी आपको एविडेंस के बेसिस पे ही दी जाती हैं। तब यहाँ पे एविडेंस एक्ट में हमें ये देखना है कि एविडेंस एक्ट कौन से लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली ये दोनों लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रिमिनल एज वेल एज अ सिविल लॉ। ये दोनों लॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके 3 पार्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला था एशियन पीरियड, सेकंड इसको जो पार्ट दिया गया था वो था मिडिल एशियन पीरियड या मिडिवल पीरियड कहते हैं इसे, और तीसरा था ब्रिटिश पीरियड। तो जो एशियन पीरियड था ये इसमें हिंदुज़म थे, लाइक रामायण। और जो मिडिवल पीरियड था यहाँ पे मुस्लिम पार्ट भी थे, मुस्लिम लोगों के भी लॉस या उनके रेफरेंसेस लिए गए थे। हिंदू का भी पार्ट था बट कुछ था, बट मुस्लिम का पार्ट ज़्यादा था। मुस्लिम पीरियड वहाँ पे ज़्यादा थे, जैसे मुगलों का जो राज चलता था उस टाइम। और ब्रिटिश पीरियड तो हमें पता ही है, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए उस टाइम की ही बात कर रहा है ये। जनरली एविडेंस एक्ट जो है, जो इनेक्टेड लॉ है, वो ब्रिटिश पीरियड से ही आए हैं, बट इस जो ब्रिटिश पीरियड से आए हैं उसके रेफरेंसेस हमें 2 पीरियड से मिलते थे, इसीलिए हमें पहले के 2 पीरियड हमें देखने पड़ते हैं एविडेंस एक्ट के लिए। तो पहला जो हमारा पीरियड है वो एशियन पीरियड है। एशियन पीरियड में क्या है? एशियन पीरियड में हिंदू पीरियड आते थे, जस्ट लाइक धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, इन सब चीज़ों से जो भी हमें मिली है उसकी रेफरेंसेस ली गई हैं। आपने अगर रामायण पढ़ी होगी, वशिष्ठ जी के बारे में आपने सुना ही होगा। ये राम जी के गुरु थे, एक्चुअली ये कुल गुरु थे। जो राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, इन सबको उन्होंने शिक्षा दी थी। वो कुल गुरु एक्चुअली क्या होता है कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके कुल में एक पहले से एक टीचर होता है, जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। तो उनके पूरे वंशज चलते रहते हैं, मतलब जो टीचर का बेटा हुआ, टीचर का बेटा हुआ, वो सारे उस राजा के बेटे उसके बेटे के बेटे को पढ़ाते रहते हैं। तो उन्हें हम लोग कुल गुरु कहते हैं। जैसे कि हम लोग कुल पुरोहित कहते हैं कि हमारे परिवार के तो ये पंडित जी है, यही हमारे परिवार की पूजा करते हैं। तो वैसे ही कुल गुरु हुआ करते थे। ये वशिष्ठ जी थे। इन्होंने ही एविडेंस को, मतलब साक्ष्य को, उस टाइम तो एविडेंस एक्ट थी नहीं, तो उस टाइम भी तो भाई फैसले वगैरह होते थे। तो उन्होंने क्या किया था, साक्ष्य को जब भी कोई फैसला होता था वो किंग करता था। तो किंग अगर अब फैसला कर रहा है
तो वहाँ पे तो वो एविडेंस लेगा ही भाई, पूछेगा कि क्या मैटर हुआ। जैसे हमारे कोर्ट में ट्रायल चलते एज अ इनैक्टमेंट ट्रायल चलते, वहाँ पे किंग करता था, बट कुछ इनैक्टमेंट नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो सटीक थी कि यही ऐसे ऐसे होगा, किंग के पास जाएंगे, वो फैसला सुनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो सटीक थी वहाँ पे, कि सबको पता था यही होने वाला है, मतलब ऐसे ही, मतलब किंग फैसला वगैरह सुनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जो वशिष्ठा जी के, जिसके बारे में हमने कहा कुलगुरु थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, एविडेंस को 3 भागों में बांटा। पहला था लक्ष्य, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। दूसरा था साक्षी, विटनेस। तीसरा था भुक्ति, मीन्स पोजेसन। किस डॉक्यूमेंट क्या है, साक्ष्य विटनेस कौन है, पोजेसन किसके पास है, ज़मीन को लेके या किसी चीज़ को लेके अगर डिबेट चल रही है। तो मिडिवल पीरियड हम देखते हैं, तो मिडिवल पीरियड जनरली मुगलों का था, मुस्लिम लीग का था। अब यहाँ पे जो था, इनका जो मेन रेफरेंस था, ये कुरान से ये लोग लेते थे। कुरान में जो भी रेफरेंस दिए गए थे बोले, कुरान का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। कुरान शरीफ जो थे, जो मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ में से एक माना जाता है। तो इनका जो कुरान है, ये कुरान में जो भी बातें कही गई है वो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करके कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने मृत्यु के लास्ट स्टेज में थे, तब उनके पास एक एंजल गैब्रिएला नाम की परी आती है, जिन्हें कहा जाता है कि वो भगवान के, मतलब उनके जो भगवान के फरिश्ते थे, वो फरिश्ता था। तो उन्होंने उनको जो बातें बताई, प्रॉफिट मोहम्मद ने वही बातें कुरान शरीफ में लिखी, और जो आज भी मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से उनका एक मुस्लिम लॉ भी है, जो हम लोग हमारे स्टडी में पढ़ना पड़ता है। कॉलेजेस वगैरह में आपने भी पढ़ा होगा मुस्लिम लॉ। हालांकि वो इनैक्टमेंट नहीं है, कॉडिफाइड लॉ नहीं है, बट वो लोग कुरान शरीफ की बातें ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉ हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डील करने के लिए हमें वो लॉ फॉलो करना पड़ता है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं, मिडिवल इंडियाज़ में आते हैं। कुरान शरीफ को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कुरान शरीफ को फॉलो करते हुए, यहाँ उस टाइम भी जो किंग थे, मुग़लों के जो राजा थे, वो फैसला सुनाते थे। तो उन्होंने एविडेंस को कुछ भागों में बांटा था। वहाँ पे था ओरल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसकी ज़्यादा मान्यताएं दी जाती थी। और वहाँ पे वुमेन, नारी और चिल्ड्रेन, बच्चों के जो दिए गए एविडेंस थे, उसकी मान्यता ज़्यादा नहीं दी जाती थी। हाँ, कुछ ओरल एविडेंस थे जहाँ पे जिसकी मान्यता ज़्यादा दी जाती थी, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ब्रिटिश पीरियड में आते हैं। ब्रिटिश पीरियड में जो आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई इनैक्टमेंट लॉ नहीं है, तो उन्होंने इसको इनैक्ट करने की सोची कि चलो ट्रायल होंगे, कोर्ट्स होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके ही देन है। तो इनैक्टमेंट करने के लिए उनको एक एक्ट की ज़रूरत थी, जिसको उन्होंने फर्स्ट पीरियड जो था हमारा एशियन पीरियड, सेकंड मिडिवल पीरियड, इन दोनों पीरियड से रेफरेंसेस लिए एक लॉ इनैक्ट किया। लेकिन शायद आपको पता है कि सर जेम्स स्टीफेंस के पहले हमारा एविडेंस इनैक्ट हुआ था, जिनका नाम है सर हेनरी स्मेन। एक्चुअली इन्होंने जो एविडेंस लॉ इनैक्ट किया था 1868 में इनैक्ट किया था, बट ये यूज़फुल नहीं रहा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द इंडिया कल्चर, इंडिया रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ये यूज़फुल नहीं रहा, इसीलिए किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, क्योंकि उनके रहन सहन अलग थे, हमारे रहन सहन अलग है। तो रेफरेंसेस लेने के बावजूद भी शायद वो उतना यूज़फुल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो नहीं चल पाया। उसके बाद हमारे स्टीफन सर ने एविडेंस एक्ट को इनैक्ट किया 1872 में। ये इनैक्ट हुआ 15 मार्च 1872 को, और इनफोर्स में आया 1 सितंबर 1872। अब एविडेंस में अभी हमारे 11 चैप्टर है, 167 सेक्शंस हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। फुल्ली डिटेल के लिए आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। कीप स्टडिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।